परछाई। अर्नव युवराज से कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो समायरा मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये कहकर अर्नव समायरा के पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे को देखने लगता है। युवराज अर्नव को इस तरह से बेचैन देखकर उससे कहता है, एस.पी. सिंह, आई थिंक आपने कुछ देर पहले ही देख लिया है कि समायरा को कैसे लोगों से खतरा है और आप उनसे समायरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए समायरा की सेफ्टी के लिए यही बेस्ट है कि वो मेरे प्रोटेक्शन में रहे। अर्नव समझ रहा था कि युवराज इस वक्त बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वो अब समायरा को खुद से दूर नहीं रहने देना चाहता था। अर्नव उठकर युवराज के पास चला जाता है और उसके सामने खड़े होकर कहता है, ठीक है, अगर आपको समायरा को अपने प्रोटेक्शन में रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में। युवराज अर्नव की आंखों में देखते हुए कहता है, आप समायरा के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? अर्नव युवराज की आंखों में देखते हुए ही जवाब देता है, यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। अर्नव की बात पर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस वहाँ शांत खड़े होकर अर्नव को ऑब्जर्व करने लगता है। अर्नव आगे कहता है, समायरा ने कई बार मेरी मदद की है और अब उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं बस उसका साथ देना चाहता हूँ। युवराज इस वक्त अर्नव से उलझना नहीं चाहता था और उसे ये भी पता था कि अर्नव समायरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। युवराज अर्नव की बात से एग्री होते हुए कहता है, ठीक है, एस.पी. सिंह, आप समायरा को अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, मेरे गार्ड्स हर वक्त आपके घर में होंगे। अर्नव युवराज की शर्त सुनते ही कहता है, फाइन। युवराज अर्नव से कहता है, ओके देन, आप अपने घर जाइए, समायरा कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार अर्नव को युवराज पर भरोसा था। वो आगे बिना कोई सवाल किए उस कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद युवराज समायरा को देखता है। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके चेहरे में गुस्से के भाव आने लगते हैं। युवराज बिना पीछे मुड़े कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। युवराज ये बात उससे कहा रहा था, जो इस वक्त ठीक युवराज के पीछे खड़ी थी। पीछे से एक औरत की आवाज आती है, मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उस औरत के ऐसा कहते ही युवराज पीछे मुड़ जाता है। वहाँ पद्मिनी सिंघनिया थी। पद्मिनी को वहाँ देखकर युवराज को गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पद्मिनी युवराज के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि वो अभी काफी गुस्से में है। वो युवराज के थोड़ा करीब आकर कहती है, तुम्हें मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों आता है? युवराज पद्मिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। पद्मिनी नकली हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा, पर लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। युवराज पद्मिनी से अपनी नजरें फेर लेता है। पद्मिनी भी अब युवराज के चेहरे से अपनी नजर हटाकर बेड पर बेहोश समायरा को देखने लगती है। समायरा को देखते ही पद्मिनी के चेहरे की वो नकली मुस्कान गायब हो जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही पद्मिनी समायरा की तरफ एक कदम बढ़ाती है, युवराज उसके सामने आ जाता है। युवराज पद्मिनी की आंखों में देखकर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, सोचना भी मत। पद्मिनी भी अपने शब्द पर जोर देते हुए कहती है, क्यों? युवराज पद्मिनी के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। पद्मिनी गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, लेकिन इसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। युवराज कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पद्मिनी कहती है, इट इज माई बिजनेस। तुम्हारी जान का दुश्मन मेरा दुश्मन है, याद है या भूल गए? युवराज फिर से पद्मिनी को कोई जवाब नहीं देता। युवराज को खामोश देखकर पद्मिनी फिर से समायरा की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। तभी युवराज फिर से उसके सामने आते हुए कहता है, मैंने कहा ना, सोचना भी मत। युवराज का हर बार इस तरह से पद्मिनी को मना करना उसका गुस्सा और भी बढ़ा रहा था। वो युवराज से कहती है, मैं आज इसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। युवराज कहता है, और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पद्मिनी युवराज से कहती है, आखिर तुम उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो, जो होश में आते ही सबसे पहले तुम्हारी जान ले लेगी? युवराज बहुत रुडली जवाब देता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले मुझसे निपटना होगा, और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। आई होप तुम ये अच्छे से जानती हो। युवराज की बात सुनकर पद्मिनी समायरा की तरफ एक नज़र देखती है और फिर युवराज की तरफ। इसके बाद गुस्से में उस कमरे से बाहर निकल जाती है। पद्मिनी के वहां से जाते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन एक बार फिर से शांत हो जाता है। इधर युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी घर के अंदर आ जाती है।
वो इस वक्त काफी नर्वस और एम्बेरेस्ड लग रही थी। वो खुद को कोसते हुए घर के अंदर आती है। सुहानी परेशान होकर बड़बड़ाते हुए चल रही थी। सुहानी, तू पागल है क्या? ये तूने अभी अभी क्या किया? युवराज सर को आए। ये कहते ही सुहानी को वो रात याद आ जाती है जिस रात उसने युवराज को प्रपोज किया था। उस वक्त को याद करते हुए सुहानी कहती है, उस टाइम मैंने युवराज सर को प्रपोज कर दिया था, लेकिन आज तो मैंने हद ही कर दी। अब मैं उनको कैसे फेस करूंगी? एक काम करती हूँ, आज मैं पूरे दिन उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुहानी यही सब बड़बड़ाते हुए चल रही थी, तभी वो सामने से आते हुए अक्षय से टकरा जाती है। सुहानी बिना सामने देखे इरिटेट होकर कहती है, देख के नहीं चल सकते क्या? ये कहते ही सुहानी सामने देखती है तो वहां अक्षय खड़ा था। वो सुहानी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सुहानी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम ठीक हो? अब सुहानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अक्षय से माफी मांगते हुए कहती है, नहीं, आई एम सॉरी, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी। अक्षय कहता है, एक्चुअली हम दोनों ही देखकर नहीं चल रहे थे। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम्हारे सर पर ये चोट कैसा? सुहानी अक्षय को जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये छोटी सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अक्षय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे युवराज नहीं आया तुम्हारे साथ? सुहानी ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, युवराज सर को कोई जरूरी काम था, इसलिए वो मुझे ड्रॉप करते ही चले गए। सुहानी का जवाब सुनकर अक्षय झूठी मुस्कान के साथ कहता है, चलो फिर तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सुहानी भी अक्षय को एक स्माइल देती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। सुहानी के जाते ही अक्षय का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो सीरियस होकर खुद से कहता है, युवराज फिर से चला गया। अगर वो घर में ही नहीं होगा तो मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगा? समायरा को अर्नव के घर शिफ्ट करके युवराज घर आ जाता है। युवराज को फिर से सुहानी और उसका वो मोमेंट याद आता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ महीने पहले तक युवराज के चेहरे और मुस्कुराहट का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सुहानी के आने के बाद से युवराज ने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। घर के अंदर आते ही युवराज की नजरें सुहानी को ढूंढने लगती है। उसे देखकर शुभ्रा कहती है, अरे युवराज बेटा, तुम आज घर में? युवराज कहता है, हाँ, वो आज काम जल्दी खत्म हो गया। शुभ्रा युवराज पर शक करते हुए कहती है, अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आज तक मैंने कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। ये सुनकर युवराज झेप जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं। शुभ्रा मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब आ गए हो तो आज लंच घर में कर लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। तभी निशा और विवेक भी कॉलेज से आते हैं और शुभ्रा उन्हें भी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठा देती है। लेकिन युवराज की नज़र तो सुहानी को ही ढूंढ रही थी, जो अभी तक वहां नहीं आई थी। शुभ्रा एक सर्वेंट से कहती है कि वो ऊपर जाकर सुहानी को लंच के लिए बुला कर लाए। इधर सुहानी अपने कमरे में बैठी थी। वो अभी तक इसी उलझन में थी कि वो अब युवराज का सामना कैसे करेगी। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाज़ा खुला हुआ था। सुहानी जब दरवाजे की तरफ मुड़कर देखती है तो वहां एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट सुहानी से कहता है, मैडम, शुभ्रा मैडम आपको लंच के लिए बुला रही हैं। लंच का नाम सुनते ही सुहानी खुश हो जाती है क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो उछलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, फिर अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो सर्वेंट से पूछती है, क्या युवराज सर नीचे हैं? सर्वेंट सुहानी से कहता है, जी मैडम, युवराज सर नीचे ही हैं। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहती है, वो एक्चुअली मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनकर वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो शुभ्रा से कहता है, मैडम, सुहानी मैडम ने कहा है कि उन्हें अभी भूख नहीं है, वो बाद में खा लेगी। शुभ्रा कंफ्यूज होकर कहती है, भूख नहीं लगी, लेकिन उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। शुभ्रा युवराज को देखते हुए आगे कहती है, युवराज, सुहानी ने हॉस्पिटल में कुछ खाया था क्या? युवराज कहता है, नहीं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी खाने से इसलिए मना कर रही है क्योंकि वो अभी युवराज को फेस करना नहीं चाहती, लेकिन वो जानता था कि अभी सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे टाइम पर खाना खाने की ज़रूरत है। निशा शुभ्रा से कहती है, आंटी, मैं सुहानी को बुलाकर लाती हूँ। तभी युवराज अपनी जगह से उठकर कहता है, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ, और सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज के ऐसा करने से निशा,
विवेक और शुभ्रा चौंक जाते हैं और हैरानी से उसे देखते रहते हैं। युवराज सुहानी के दरवाजे पर आकर नॉक करता है। दरवाज़ा खुला था और सुहानी दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठी थी। सुहानी बिना पीछे मुड़े कहती है, मैंने कहा ना, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। युवराज अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, भूख क्यों नहीं लगी है? युवराज की आवाज़ सुनते ही अचानक सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे उसका युवराज को हक करना और आई लव यू कहना याद आ जाता है। सुहानी की पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह बेड पर खामोश बैठी रहती है। युवराज कमरे के अंदर आकर कहता है, मैंने पूछा तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? सुबह से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। सुहानी युवराज से नजरें चुराते हुए कहती है, वो मुझे भूख नहीं। युवराज सुहानी के सामने एक चेयर लगाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ, लंच ठंडा हो रहा है। सुहानी नर्वस होकर युवराज से कहती है, युवराज सर, जो मैंने आपसे कहा था वो जानबूझकर नहीं कहा था, बस मुंह से निकल गया। सुहानी की ये बातें सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो सुहानी को छेड़ने के लिए अनजान बनकर कहता है, तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी घबराते हुए कहती है, वो सुबह जो मैंने कार में आपसे कहा था। युवराज सुहानी के सामने सीरियस होकर याद करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी कहती है, आपको याद नहीं है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी को लगता है कि शायद युवराज ने वो बात माइंड ही ना की हो, इसलिए वो बात अब युवराज को याद भी नहीं है। वो खुश होकर युवराज से पूछती है, आपको सच में याद नहीं है? युवराज फिर से उसी तरह जवाब देते हुए कहता है, नहीं। सुहानी खुश होकर कहती है, फिर तो कोई इशू नहीं है, हम लंच करने जा सकते हैं। सुहानी बेड से नीचे उतर जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाती है तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। वो और कोई नहीं युवराज था। युवराज के ऐसे सुहानी का हाथ पकड़ने से सुहानी फिर से घबरा जाती है। तभी युवराज सुहानी के करीब आता है और उसके कान के पास आकर कहता है, एक्चुअली मुझे याद आ गया कि तुमने सुबह कार में मुझसे क्या कहा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी की सांसें रुक जाती है। डर के मारे उसके पीछे मुड़कर युवराज को देखने की भी हिम्मत नहीं होती। वो बस किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ी रह जाती है। युवराज को अच्छे से पता था कि अभी सुहानी की क्या हालत हो रही है, लेकिन आज तो वो सुहानी को परेशान करने के मूड में था। युवराज अपने चेहरे के सभी एक्सप्रेशन छुपाते हुए सुहानी के सामने आ जाता है। सुहानी की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थी, उसका चेहरा शर्म और एम्बेरसमेंट से लाल हो चुका था। युवराज सुहानी के थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुमने कहा था यू आर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आगे क्या कहा था? सुहानी के तो अब तक हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। युवराज उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, आई लव यू सो मच। युवराज के ये कहते ही सुहानी अपनी नज़रें उठाकर उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे एक सेकंड के लिए लगता है जैसे युवराज ने ये बात उससे कही है। युवराज सुहानी के मन की बात समझते हुए उससे कहता है, ये तुमने मुझसे कहा था कार में। ये सुनकर सुहानी को समझ आता है कि युवराज उसी की कही बात को दोहरा रहा है। सुहानी खुद को संभालते हुए हंकलाते हुए कहती है, वो युवराज सर, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, बस एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया। युवराज को सुहानी की इस हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, ओह रियली, तो आज तक ऐसे एक्साइटेड होकर तुमने कितने लड़कों को आई लव यू कहा है? सुहानी घबराते हुए युवराज से कहती है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं कहूंगी। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए फिर से अनजान बनकर कहता है, क्या नहीं कहोगी? सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, आई लव यू। युवराज फिर से कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। सुहानी उसी अंदाज में कहती है, मैंने कहा आई लव यू। सुहानी की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी और उसे देखकर युवराज अपनी आंखों से मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नज़र सुहानी के हाथों पर पड़ती है। वो देखता है कि सुहानी डर से कांप रही है। युवराज अब सुहानी को और परेशान नहीं करने का सोचते हुए उससे कहता है, भूख लगी है। सुहानी सर झुकाए हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। युवराज कहता है, नहीं। ये सुनकर सुहानी सोचती है कि शायद लंच के बहाने ही वो युवराज की इस रैगिंग से बच सकती है। वो तुरंत अपना सर उठाकर कहती है, लगी है। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज कहता है, ठीक है फिर चलो।
लंच रेडी है। युवराज के इतना कहते ही सुहानी उस कमरे से ऐसे भागती है जैसे पिंजरे से छूटते ही कोई चिड़िया भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर वो स्माइल आ जाती है जिसे उसने कब से कंट्रोल किया हुआ था। इधर सुहानी भागते हुए नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठ जाती है। निशा और विवेक सुहानी के हॉस्पिटल से आने के बाद उससे नहीं मिले थे। जब उन दोनों की नज़र सुहानी के चेहरे पर पड़ती है तो उन्हें सुहानी के सर पर लगी चोट दिखाई देती है। निशा सुहानी की फिक्र करते हुए उससे कहती है, सुहानी तुझे ये चोट कैसे लगी? सुहानी निशा से कहती है, अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज भी वहां आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। युवराज के आते ही सुहानी अपना सर नीचे झुका लेती है और चुपचाप खाने लगती है। विवेक सुहानी से कहता है, कैसा एक्सीडेंट? सुहानी अपनी नज़रें ऊपर उठकर विवेक को इशारे से कहती है कि वो ये सब उन्हें बाद में बता देगी। विवेक सुहानी की बात समझ जाता है और आगे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन निशा ये बात नहीं समझ पाती। वो सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहती है, सुहानी बता ना, एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुहानी कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सर नीचे किए हुए खाना खाने लगती है। वो इस वक्त जल्द से जल्द खाना खत्म करके वहां से जाना चाह रही थी जिससे उसे युवराज का सामना न करना पड़े। युवराज लंच करते हुए सुहानी की ये हरकत ऑब्जर्व कर रहा था। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आता। वो इरिटेट होकर सुहानी से कहती है, सुहानी तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है और हमारे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? सुहानी अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहती है, मुझे डॉक्टर ने खाना खाते हुए बात करने से मना किया है। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक और निशा अपना मुंह बना लेते हैं और युवराज ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था। अब विवेक की नज़र युवराज पर पड़ती है। वो देखता है कि हमेशा शांत और सीरियस रहने वाला युवराज आज कुछ तो अलग लग रहा था। आज उसके आंखों में अलग ही चमक थी। युवराज को देखने के बाद विवेक सुहानी को देखता है जो अपना सर नीचे झुकाकर बस खाना खाए जा रही थी। विवेक उन दोनों को देखकर निशा की तरफ अपना सर झुकाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, निशा तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? निशा भी धीमी आवाज में विवेक से कहती है, क्या अजीब लग रहा है? विवेक कहता है, मुझे लगता है युवराज सर और सुहानी के बीच जरूर कुछ हुआ है। देखना दोनों आज कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। विवेक की बात सुनकर निशा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि सुहानी और युवराज सर के बीच कुछ हो जाए। विवेक मुंह बनाते हुए कहता है, क्यों? निशा खुश होकर कहती है, अरे सोचो, युवराज दीवान मेरे जीजू हो जाएंगे तो पूरा शिमला नहीं पूरा हिमाचल मुझसे डरेगा। कितना मजा आएगा। निशा के ये कहने पर विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखता है, फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। उसे अब निशा से आगे कुछ न कहना ही सही लगता है। निशा और विवेक ने अपनी बातें बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि युवराज उनकी बातें सुन सकता है। युवराज निशा की तरफ देखते हुए कहता है, निशा तुम कुछ कह रही थी? निशा युवराज का सवाल सुनकर डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। निशा युवराज के सीरियस चेहरे की तरफ देखते हुए बहाना बनाकर कहती है, युवराज सर, मैं ये कह रही थी कि आप आजकल कॉलेज नहीं आते क्लास लेने के लिए। युवराज कहता है, अब मैं कॉलेज पढ़ाने नहीं आऊँगा। युवराज का जवाब सुनकर निशा, सुहानी और विवेक उससे पूछना चाहते थे कि युवराज अब कॉलेज पढ़ाने क्यों नहीं आएगा, लेकिन उसका सीरियस फेस देखकर किसी की उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती। सुहानी अपना लंच खत्म करके वहां से जल्दी से चली जाती है और उसके बाद युवराज भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद अक्षय युवराज के कमरे के अंदर आता है। इस वक्त युवराज अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अक्षय को अंदर आते देख युवराज एक नज़र अक्षय को देखता है, फिर वापस से लैपटॉप की तरफ देखते हुए अपना काम करने लगता है। अक्षय के हाथ में उस वक्त एक रेजर था। अक्षय युवराज के पास जाकर बैठ जाता और उससे कहता है, युवराज सुनना। युवराज लैपटॉप पर अपनी नज़रें जमाए हुए कहता है, हम। अक्षय युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। युवराज उसी अंदाज में कहता है, हम। अक्षय अपने हाथ का रेज़र युवराज के सामने करते हुए कहता है, भाई इसे फिक्स कर देना प्लीज। युवराज एक नज़र अक्षय की तरफ देखता है, फिर अपना काम कंटिन्यू रखते हुए कहता है, वॉशरूम में मेरा ट्रिमर रखा हुआ है, ले जा। अक्षय युवराज से जिद करते हुए कहता है, नहीं, मुझे यही यूज़ करना है, प्लीज़ भाई इसे ठीक कर देना। युवराज अक्षय की बात से इरिटेट होकर उससे एक नज़र गुस्से से देखता है।
युवराज के इस तरह से देखने पर अक्षय थोड़ा डर जाता है, फिर हिम्मत करते हुए कहता है, कर देना यार, मुझसे नहीं हो रहा है। युवराज को पता था कि जब तक वो अक्षय का काम पूरा नहीं करेगा, अक्षय वहां से नहीं जाएगा। युवराज अक्षय के हाथ से वो रेजर लेता है और उसका ब्लेड फिक्स करने लगता है। अक्षय बड़े ध्यान से युवराज को वो रेजर फिक्स करते हुए देख रहा था। जब अक्षय देखता है कि युवराज की एक उंगली उस रेजर के ब्लेड के एकदम नजदीक है, झपटते हुए उस रेजर को युवराज के हाथों से छीनते हुए कहता है, युवराज, तू रहने दे, ये तुझसे भी नहीं बनेगा। अक्षय जब इस तरह से युवराज से वो रेजर लेता है तो युवराज के हाथ की एक उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। युवराज अक्षय की इस हरकत पर उसे गुस्से से देखने लगता है। अक्षय घबराते हुए अपने पॉकेट से एक रुमाल बाहर निकालता है और युवराज की उस कटी हुई उंगली पर रख देता है। युवराज गुस्से में अपनी उंगली से वो रुमाल हटा देता है और अक्षय को घूरते हुए कहता है, गेट आउट। अक्षय युवराज से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे चोट लग गई, रुक मैं अभी दवा लगा देता हूँ। युवराज अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, गेट आउट। युवराज की बात सुनकर अक्षय घबरा जाता है और तुरंत उस कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज देखता है कि उसकी उंगली में बस एक छोटा सा कट लगा हुआ था, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज उस चोट को इग्नोर करते हुए फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर युवराज के कमरे से बाहर आते ही अक्षय के चेहरे पर जो परेशानी थी वो अब मुस्कुराहट में बदल जाती है। वो उस रुमाल को अपने सामने लाते हुए देखता है, उसमें अब युवराज का खून लगा हुआ था। अक्षय उस रुमाल को देखते हुए कहता है, अब हुआ ना पूरा काम। शाम हो चुकी थी। इधर अर्नव के घर के बाहर युवराज के गार्ड्स नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे थे। उन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो इस वक्त इतने कैजुअल लग रहे थे कि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज अर्नव ने अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले रखी थी। आज का पूरा दिन उसका समायरा को अपने घर में सेटल करने में लग गया था। समायरा को उसने अपने कमरे में ही रखा था जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान रख सके। समायरा इस वक्त अर्नव के बेड पर बेहोश थी और अर्नव पास के एक रेस्टिंग चेयर पर अपना सर टेककर बैठा हुआ था। अर्नव ने अपनी आंखें बंद रखी थी और वो शुरू से लेकर अभी तक हुई सारी घटनाओं को रिकॉल कर रहा था। उसका पहली बार शिमला आना, हिप्नोटाइज होकर उस विशिंग वेल में कूदने की कोशिश करना, उस विशिंग वेल में उसे किसी का चेहरा दिखाई देना, वो अजीब मौतें, वो आवाज़ें जो अर्नव को परेशान करती थी लेकिन समायरा के उसके हाथ में धागा बांधने के बाद उन आवाज़ों का बंद हो जाना, सुनसान सड़क पर समायरा का अर्नव की जान बचाना, ये सब अर्नव के दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। अर्नव अब तक समझ चुका था कि जिन बातों को वो शुरू से नकारता आ रहा था शायद वो सच थी। उसे ये भी पता चल चुका था कि समायरा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और उसे जिन लोगों से खतरा है वो भी नॉर्मल नहीं है। इसीलिए उसने युवराज के प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट किया था। अर्नव ने युवराज से सब कुछ जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे युवराज से कुछ भी पता नहीं चला था। अर्नव इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ था तभी उसे अपने कमरे में कुछ हरकत महसूस होने लगती है। अर्नव एक बहुत काबिल पुलिस अफसर था, उसे थोड़ी सी हरकत भी चौकन्ना कर देती थी। उस आवाज़ को सुनकर अर्नव अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से वो धीमी सी आवाज़ आ रही थी। अर्नव देखता है कि ये आवाज़ें समायरा की तरफ से आ रही थी। समायरा बेचैन होकर बेड पर लेटे हुए छटपटा रही थी। अर्नव उसे देखते ही उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे आवाज़ देने लगता है। अर्नव जानता था कि समायरा अब तक कोमा में थी, लेकिन उसके शरीर में ऐसी हरकत उसके लिए अच्छी थी या बुरी, इस बात से वो परेशान हो रहा था। अर्नव अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था तभी वो देखता है कि समायरा की बेचैनी और बढ़ने लगती है। अर्नव समायरा के पास बैठ जाता है और एक हाथ से उसका हाथ थामकर अपना दूसरा हाथ समायरा के सर पर रखता है और उसके चेहरे के पास जाकर बड़े प्यार से कहता है, शशिश, सब ठीक है समायरा, तुम बिल्कुल ठीक हो और सेफ हो, प्लीज शांत हो जाओ। ये कहकर अर्नव समायरा के सर को सहलाने लगता है। अर्नव के ऐसा करने से समायरा कुछ ही देर में शांत हो जाती है। ये देखकर अर्नव भी चैन की सांस लेता है। कुछ देर बाद अर्नव समायरा का हाथ छोड़कर डॉक्टर को कॉल करता है। इधर रात 10 बजे थे। अक्षय घर में सबकी नज़रों से छुपते हुए घर से बाहर निकलता है। वो युवराज के घर से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास रुक जाता है और अपने जैकेट की पॉकेट से एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट कैरी बैग निकलता है। उस कैरी बैग में युवराज का खून लगा हुआ रुमाल था और एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में युवराज का एक बाल था जो अक्षय ने कुछ दिनों पहले उसके कमरे से लिया था। अक्षय उस कैरी बैग को उस पेड़ के नीचे रख देता है और एक डेविल स्माइल के साथ वहां से चला जाता है।
कुछ ही देर में अक्षय युवराज के घर में वापस आ जाता है। जैसे वो घर के लॉन में पहुंचता है, वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। इस वक्त वो काफी कंफ्यूज लग रहा था। अक्षय अपना मुंह बनाते हुए खुद से कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने रूम में सो रहा था। आई थिंक मुझे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, मैं आजकल नींद में कहीं भी चला जाता हूँ। ये कहकर अक्षय उसी कंफ्यूजन के साथ घर के अंदर चला जाता है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।